देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 24 धारा 300। धारा 300 जो है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करती है। धारा 300 जो है आपकी कैसे संरक्षण प्रदान करती है? दोहरे दंड से। संरक्षण, ठीक है। धारा 300 कैसे प्रदान करती है संरक्षण? दोहरे दंड से। ये इसकी हेडिंग कहती है कि एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार दोषित कर दिया जाता है या दोष मुक्त कर दिया जाता, दोनों बातें कह रहा है, तो उसी अपराध के लिए जो है उसका दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखना है, इसके अपवाद भी है वो देखेंगे। पहले पहले ये देखते हैं कि किसी अपराध के लिए अगर सक्षम अधिकार था, तो अगर मान लीजिए कोई न्यायालय जिसने दोषित किया है या दोष मुक्त किया है, तो जो न्यायालय था सक्षम अधिकारता वाला था। इसके लिए शर्त क्या है? जिस न्यायालय ने दोषित किया हो या दोष मुक्त किया हो, वो न्यायालय कैसा हो? सक्षम अधिकारता वाला। तो ये जरूरी है कि अधिकारता कैसी हो? न्यायालय को सक्षम हो, यानी वो उस मामले का विचारण करने के लिए सक्षम हो। तो न्यायालय इसने क्या किया है? विचारण किया है, जब तक कि विचारण के अनुसार दोषसिद्ध या दोषमुक्ति प्रभावी रहती है। सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय हो, उसके द्वारा क्या किया गया हो? विचारण किया गया हो, और विचारण के दौरान क्या हो? दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, दोनों दोनों बातें कहता है ना, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसी हो? प्रभावी हो। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति विचारण के दौरान जो है, विचारण के अनुसार दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रभावी रहती है। विचारण के अनुसार के अनुसार क्या रहती है? दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रभावी रहती है। दोष सिद्धि या दोष मुक्ति क्या रहती है? प्रभावी रहती है। ठीक है, ये शब्द याद रखना है बिल्कुल, कि सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय होना चाहिए, उसके द्वारा विचारण किया जाना चाहिए, और दोष सिद्धि या दोष मुक्ति उसका आदेश दिया जाना चाहिए, और जो विचारण के दो अनुसार जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रभावी रहनी चाहिए। मतलब यह है कि आगे किसी प्रकरण पर उस जो विचारण न्यायालय ने जो आदेश दिया उसको उलट ना दिया गया, वो बात अलग है। ठीक है, तो विचारण के अनुसार जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति अगर प्रभावी रहती है, तो प्रभावी रहती है, तो उन्हीं आधारों पर उस व्यक्ति को जो है दोबारा से जो है दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। दोबारा से जो है उन्हीं तथ्यों पर जो है, उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं तथ्यों पर, ये भी याद रखेगा, उन्हीं तथ्यों पर, तथ्यों पर, मतलब जिन तथ्यों पर पहले दोष सिद्धि वगैरह हुई थी, तो उन्हीं तथ्यों पर दोबारा जो है उसको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखें कि उसी अपराध के लिए, इसमें दो चीजें और याद रखना है। एक तो उसी अपराध के, उन्हीं तथ्यों का मतलब है उसी अपराध के लिए, जिस उसी अपराध के लिए, उसी अपराध का मतलब है जिसका पहले विचारण हो चुका है, और सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है, और दोष सिद्धि या दोष मुक्ति बरकरार है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं होगा। दूसरा कहता है ऐसा अपराध जिसका अनुकल्प से आरोप लगाया जा सकता है, ऐसा अपराध जिसका अनुकल्प के रूप में, अनुकल्प के रूप में आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि अनुकल्प के रूप में आरोप लगाया जा सकता है धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें। 221 की उपधारा 1 के अधीन जो है अनुकल्प के रूप में जो है आरोप लगाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि अनुकल्प के रूप में क्या आरोप लगाया जा सकता है? मान लीजिए
किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जो है आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया, अनुकल्प के बारे में बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जो है आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया, ठीक है। उसके बाद जो है दोष सिद्धि के बाद जो है वो इसमें लिखा है खाके आपराधिक मानव वध के लिए जो है सेशन न्यायालय द्वारा जो है सक्षम जो सेशन न्यायालय है उसने जो है आरोप लगाया, दोष सिद्ध किया जाता है। और खाकी हत्या के लिए काका उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है खाकी हत्या के लिए अगर मान लो बाद में उसकी हत्या हो जाती है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो है उसका विचारण नहीं किया जा सकता। अगर एक बार आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहरा चुका है न्यायालय और फिर उन्हीं तथ्यों के आधार पर वो चाहे कि नहीं अब इसका हत्या के लिए विचारण कर लिया जाए तो वो हत्या के लिए विचारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये है अनुकल्पित है। और पहला का जो उदाहरण है, पहले का तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है चोरी के अपराध के लिए मान लो दोष मुक्त कर दिया जाता है ये, तो उसी अपराध के लिए चोरी के सेवक के रूप में जो है उसको फिर से जो है दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब चोरी के लिए किया है दोबारा आप करो कि अब आप बोले सेवक के रूप में चोरी किया तो वही अपराध हो गया ना, तो उस तरीके से जो है उसको दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके अपवाद भी है कुछ, इस धारा के अपवाद भी है। ये तो सिंपल है, ये पहले तो क्वेश्चन यही आता है क्या दो किस धारा में बताया गया है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, मतलब एक बार दोष सिद्धि के बाद दोबारा नहीं दंडित किया जाएगा, जो धारा 300 में बताया गया है, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करती है धारा 300, ठीक है। तो ये उसकी कुछ कंडीशन है। अब बात आती है इसके अपवाद भी है भाई, इसके अपवाद धारा 300 के जो है अपवाद है, धारा 300 जो है, एक मिनट, धारा 300 के जो है अपवाद, चलो मिटा लें थोड़ा सा, ये तो इसके दंड हो गए, अब अपवाद देख लेते हैं। अपवाद की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। अपवाद, अपवाद कहाँ कहाँ दे रखे हैं इसके जो है अपवाद, जो 300 का उपधारा 2 है, 3 है और 4, धारा 300 की उपधारा 2, 3 एवं उपधारा 4, ये इसके जो है अपवाद है। उपधारा 2, 3 और 4 में जो है इसके कुछ अपवाद दे रखे हैं। पहला देखते हैं, ये पहला क्या कहता है। पहला कहता है कि राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है जिसके लिए पूर्ववर्ती विचारण में उसके विरुद्ध धारा 201 के अधीन प्रत्यक्ष आरोप लगाया जा सकता था। ये एक अपवाद है, ये कह रहा है कि राज्य सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति या सम्मति से, राज्य सरकार की सम्मति से, मति से, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार की सहमति से या सम्मति से किसी भिन्न अपराध के राज्य अपराध की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है, किसी, सीधा लिख लीजिए, भिन्न अपराध के लिए, भिन्न अपराध के लिए क्या किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। राज्य सरकार अगर अनुमति देता है तो कोई भिन्न अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है जिसके लिए पूर्ववर्ती विचारण में उसके विरुद्ध पृथक आरोप लगाया जा सकता है था। राज्य सरकार की सम्मति से किसी भिन्न अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है जिसे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब जो पहले जिसका विचारण हो चुका है उस समय पूर्ववर्ती अपराध में पृथक आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन न्यायालय ने नहीं लगाया, लगाया जा सकता था। जो ऊपर बात कही ना अपन ने कि भाई कोई व्यक्ति है उसका आपराधिक मानव वध के लिए जो है विचारण कर दिया जाता, दोषसिद्धि की दी जाती, सामान्य नियम कहता है कि अब हत्या के लिए नहीं होगा,
लेकिन उसी का यह अपवाद है कि अगर राज्य सरकार सम्मति देती है, पहले लगाया जा सकता था, पहले उसको हत्या के लिए दोषित किया जा सकता, अनुकल्प के रूप में लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं लगाया गया। तो ऐसे अपराधों में उसकी पूर्व दुष्सिद्धि मतलब होने के बाद भी जो है राज्य सरकार की सम्मति से उसका हत्या के लिए विचारण हो सकता है। ठीक है, उसी का अपवाद हो गया। सामान्य नियम कह रहा है नहीं हो सकता है, लेकिन अगर राज्य सरकार की सम्मति से किसी भिन्न अपराध के लिए उसका आरोप बनता था, पहले वो लगाया जा सकता था, मानव वध की जगह हत्या का आरोप लगाया जा सकता था, तो ऐसे अपराध के लिए जो है उसका जो है पृथक से अगर आरोप लग सकता था या पृथक से आरोप बन सकता था, मतलब आपराधिक मानव वध का लिए दृढ़ सिद्ध किया तो हत्या का भी बन सकता था। न्यायालय चाहता तो लगा देता, लेकिन नहीं लगाया, तो फिर जो है राज्य सरकार की सम्मति से जो है हत्या के लिए उसका विचारण हो सकता है। अब दोनों में अंतर है, ध्यान में रखना। पहली बात कह रहा था कि नहीं करेंगे, और दूसरी कह रहा है कि नहीं हो सकता है। अपवाद ये कह रहा है कि भाई राज्य सरकार का अगर सम्मति दे तो कर सकते हैं भाई। पहले आपराधिक मानव वध के लिए दोषी किया था, उस समय हत्या का भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया, कोई वजह होगी, कोई भी कारण रहा हो। लेकिन अगर बाद में अगर राज्य सरकार सहमति दे देती है अपनी, और राज्य सरकार की सहमति है, तो ऐसे अपराध के लिए दोबारा से उसका जो है विचारण किया जा सकता है। मतलब पहले आपराधिक मानव वध का विचारण किया था, अब हत्या का उसका विचारण किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि राज्य सरकार की सम्मति से, ये कंडीशन है बस, बाकी कोई अंतर नहीं। ठीक है, कंडीशन बस इतनी सी है कि राज्य सरकार की सहमति से। या सीधे शब्दों में अपन इसको समझना चाहें तो ये कहता है कि जो संव्यवहार के अनुक्रम में पहला जो अपराध हुआ था, उसी संव्यवहार में कोई अपराध, कोई अन्य अपराध किया जाता है, उसी संव्यवहार में, मतलब उसी संव्यवहार में ये अपराध जो किया गया है उसी संव्यवहार में, संव्यवहार में मतलब ये अपराध पहले किया था, अगर उसी के संव्यवहार में कोई अपराध बन जाता है दोबारा पृथक, उसी संव्यवहार में जो है अन्य अपराध के लिए जो है पूर्ववर्ती विचारण का अपराध किया गया हो, मतलब एक ही संव्यवहार होना चाहिए। कई बार होता ना, आपने देखा होगा कि न्यायालय ने क्या कर दिया, मानव वध के लिए, सॉरी, आपराधिक मानव वध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया, दोषी हो गया, दोषी होने के बाद, सजा होने के बाद वो व्यक्ति कुछ दिन जिंदा रहा और उसके बाद मर गया उसी समय, मतलब ठीक ही नहीं हुआ, मर गया। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो क्या उसी व्यक्ति का अपराध हत्या के लिए वो जो है दोबारा विचारण किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार सम्मति दे देती है तो बिल्कुल किया जा सकता है, और सारा नियम कह रहा है कि भाई हो गई तो दोष सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार अनुमति दे देती कि नहीं साहब इसका हत्या के लिए विचारण किया जाए, तो फिर किया जा सकता है। मतलब राज्य सरकार अपनी तरफ से उसका हत्या का विचारण कराना चाहती है कि सरल पहले जो आपराधिक मानव वध के लिए दोषी किया गया था, वो व्यक्ति ठीक ही नहीं हुआ, वो मर गया, तो फिर क्या हुआ, फिर इसका हत्या का विचारण हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति का अगर आपराधिक मानव वध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है, क्या उसी अपराध के लिए उसी संव्यवहार में अगर मान लो उसकी हत्या हो जाती है आगे जाके, तो क्या उसी व्यक्ति का हत्या के लिए विचारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसमें राज्य सरकार की सम्मति से। तो राज्य सरकार इसमें क्या होता है, केस फाइल करती है, इस पे राज्य सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड है, मतलब कि राज्य सरकार जो है केस फाइल करती है, और राज्य सरकार को अगर लगता है कि नहीं हम तो इसको हत्या के लिए दोषी ठहराना चाहते हैं, चूंकि हत्या हुई, तो फिर उसी संव्यवहार में चूंकि हत्या हुई है, तो फिर जो है उसका हत्या के लिए विचारण किया जा सकता है। ये इसका अपवाद है। ठीक है, दूसरा कहता है उन कार्यों से जिससे गठित अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, कोई परिणाम पैदा हो जाने से कोई भिन्न अपराध गठित होता है। पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा ये भी है कि उन कार्यों से गठित, मतलब उन कार्यों से गठित, गठित मतलब जो अपराध है उसका एक कई अपराध मिलके कहते हैं ना गठित अपराध, गठित अपराध लिख लीजिए सीधा, गठित अपराध, गठित अपराध, जो अपराध किया गया है उस अपराध से, गठित अपराध से दोष सिद्ध किए जाने पर, गठित अपराध से दोष सिद्ध किए जाने पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर अपराध से गठित किया गया है और दोष सिद्ध किए जाने से कोई परिणाम पैदा हो जाने से कोई भिन्न अपराध पैदा होता है, कोई परिणाम पैदा होने से
कोई भिन्न अपराध घटित होता है या भिन्न अपराध पैदा होता है, भिन्न अपराध पैदा होता है। ठीक है, मतलब जो पूर्ववर्ती अपराध था उस अपराध को घटित करने वाले तथ्यों के परिणाम, मतलब जो अपराध किया गया उसके तथ्यों के कोई परिणाम निकले और उन परिणामों से कोई अन्य अपराध अगर बन जाता है, कोई पर्टिकुलर कोई अलग अपराध बन जाता है, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो अलग अपराध बन जाता है उसके लिए जो है उसकी जो पूर्व दोष सिद्धि थी उसके बाद भी जो है दोबारा दोष सिद्धि की जा सकती है, पूर्ववर्ती विचारण के समाप्त होने के बाद पैदा हुआ हो। इसके लिए शर्त है कि पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती जो पहले अपराध हुआ है विचारण के समाप्त होने के बाद, विचारण के समाप्त होने के बाद जो परिणाम निकला है वो कब निकला है, जो पूर्ववर्ती विचारण हो गया, दंडित कर दिया न्यायालय ने, फिर उसका परिणाम निकला और कोई भिन्न अपराध बन गया, उसके लिए तभी तो लागू होगा। उसका पैदा होना विचारण न्यायालय को ज्ञात ना रहा हो। दूसरा, उसका दूसरी शर्त ये है उसका पैदा होना विचारण न्यायालय को ज्ञात ना रहा हो। ज्ञात ना रहा हो, कई बार हो जाता है ना कि भाई न्यायालय ध्यान नहीं दे पाया उस तथ्य के बारे में, उस परिणाम के बारे में, कि भाई ये भी परिणाम हो सकता है, न्याय नहीं दिया न्यायालय ने ध्यान, न्यायालय ने जब विचारण किया कि भाई इसका ये भी परिणाम हो सकता है, उस समय न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया जब दोष सिद्धि की थी या दोष मुक्ति की थी, लेकिन भाई उसी के परिणाम स्वरूप जो है कि विचारण हुआ था, विचारण की समाप्ति के बाद जो है कोई परिणाम निकलता है और कोई भिन्न अपराध बन जाता है, तो फिर जो है भिन्न अपराध अगर बनता है तो उसके लिए जो है विचारण, उसके लिए क्या किया जा सकता है, दोष सिद्धि की जाती सकती है, पुनः उसकी दोष सिद्धि की जा सकती है। क्या कह रहा है, घोर उपपत्ति करने के लिए उदाहरण लिखा है बी वाला, घोर उपपत्ति करने के लिए का विचारण किया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है, छत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है और आपराधिक मानव वध के लिए का पुनः विचारण किया जा सकेगा। ये कह रहा है कि घोर उपपत्ति जो उदाहरण करा है कि एक व्यक्ति का जो है घोर उपहति करने के लिए क्या किया जाता है, विचारण किया जाता है, और उस घोर उपपत्ति के परिणाम स्वरूप जो है वो व्यक्ति, मतलब घोर उपपत्ति करने के लिए न्यायालय ने क्या कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया, घोर उपपत्ति के लिए दोष सिद्ध कर दिया, उसके बाद में उसका क्या परिणाम निकला, वो व्यक्ति मर गया, तो क्या कह रहे हैं कि भाई क्या आपराधिक मानव वध के लिए उसका विचारण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और हत्या और आपराधिक मानव वध का जो उदाहरण पुण्य पढ़ा था यहाँ, उसमें सामान्य नियम तो कहता है कि भाई आपराधिक मानव वध के लिए विचारण हो गया है किसी व्यक्ति का तो हत्या के लिए नहीं होगा। हाँ, एक अपवाद है, अपवाद ये है कि अगर राज्य सरकार उसमें इंटरेस्ट रखती है और राज्य सरकार अगर सहमति देती है तो फिर हत्या के लिए हो जाएगा उसका विचारण, अपवाद स्वरूप हो जाएगा, सामान्यतः नहीं होगा। ठीक है, अगर आपराधिक मानव वध से हत्या में आप जाते हैं कि भाई हत्या के लिए इसका विचारण किया जाए तो सामान्यतः नहीं होता, सामान्य नियम तो कहता है कि भाई नहीं होगा, आपराधिक मानव वध हत्या लगभग एक से ही अपराध है, सजा का थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई उसमें मामलों में तो नहीं होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार इंटरेस्ट रखती है, हित रखती है, राज्य सरकार की सम्मति है, तो फिर उसका हत्या के लिए भी किया जा सकता है, ये अपवाद कह देता है। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर किसी को घोरपति आपने कारित की और उसके परिणाम स्वरूप वो मर जाता है तो आपराधिक मानव वध के लिए आप उसका जो है विचारण किया जा सकेगा। ठीक है, ये एक उदाहरण है। इसमें इसके अलावा और भी उदाहरण है, एक उदाहरण और देखिए, लिखा है खा के शरीर से संपत्ति की चोरी करने के लिए का पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषित किया जाता है, उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात का पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। ये कह रहा है संपत्ति की जो है चोरी के लिए जो है आरोप लगाया जाता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जो है उसको दंडित किया जाता है, तो कह रहा है उसी अपराध के लिए जो है उसका पुनः विचारण जो है लूट के लिए जो है किया जा सकता है। एक और उदाहरण है, कहता है का को लूटने के लिए नहीं, का को नहीं, खा को घा को लूटने के लिए का खा और गा पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोष सिद्ध किए जाते हैं। डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात का खा गा पर आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। ये कह रहे हैं पहले लूट का अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है
तो बाद में पता पड़ता है कि भैया ये तो लूट नहीं है, ये तो डकैती है, तो बाद में डकैती के लिए भी उनका विचारण किया जा सकता है, क्योंकि संख्या का अंतर हो सकता है, उस समय ध्यान ना रहा हो या उस समय इतने व्यक्ति समझ में ना आए हो कि भाई 5 से कम व्यक्ति थे या अधिक थे, 5 या 5 से अधिक थे, तभी डकैती बनेगी ना। तो ये कह रहा है कि अगर बाद में पता पड़ता है कि नहीं इसमें तो 5 लोग शामिल थे, तो फिर डकैती के लिए उसका विचारण किया जा सकता है, ये उदाहरण कह रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये तो ये दो अपवाद हो गए। तीसरा अपवाद क्या कहता है? तीसरा अपवाद कहता है कि जबकि पूर्ववर्ती विचारण न्यायालय उस अपराध का विचारण करने में सक्षम ना रहा हो। पूर्ववर्ती, सीधा लिख लीजिए, पूर्ववर्ती न्यायालय विचारण करने में सक्षम ना रहा हो, करने में क्या ना रहा हो, सक्षम ना रहा हो, ना रहा हो। देखिए अब आप ऐसे न्यायालय का या ऐसे न्यायाधीश का निर्णय लिए बैठे हैं जो उस अपराध में जो है दंडादेश देने के लिए सक्षम ही नहीं था। अब आप कहोगे साहब हमारे तो पहले दोष मुक्ति हुई थी, साहब हमारा विचार नहीं होना चाहिए। अब वही वो जब न्यायाधीश या न्यायालय ही सक्षम नहीं था, तो क्या उसी आधार पर आपका दोबारा विचार नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि जब न्यायालय ही सक्षम नहीं था, वही निर्णय देने में सक्षम नहीं था, तो उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण हो जाएगा, क्योंकि सक्षमता जरूरी है। पहले ही मैंने आपको लिखाया था कि ये बात जरूरी है, न्यायालय सक्षम होना चाहिए निर्णय देने के लिए। अगर न्यायालय सक्षम नहीं है और आप अपना डिसीजन लिए बैठे हो और कहते हो कि साहब अब हमारा नहीं हो सकता क्योंकि धारा 300 कहती, धारा 300 तो ये भी कहती है कि न्यायालय का सक्षम होना जरूरी है। अगर न्यायालय सक्षम नहीं है तो फिर उसी अपराध का लिए आपका दोबारा विचारण हो सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। तो ये 3 अपराध है। ये कौन सा? चौथा वाला 300 का 4 है। ठीक है, या 300 का 4 है सक्षमता, 304। अगर न्यायालय सक्षम नहीं है तो दोबारा विचारण हो जाएगा आपका। ठीक है, 300 का 4 है, ये बताया गया है कि न्यायालय अगर सक्षम नहीं है तो आपका जो है विचारण हो जाएगा। और ये कौन सा है? 300 का 3 है और ये 300 का 2 है। क्रम से ही लिखे। ठीक है, 2 3 4, यहाँ पे अपन ने 1 2 3 कर दी। ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, और पहला अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको धारा को आपको देखना है। इसमें अपवाद भी है, कुछ अपवाद को भी देखना है आपको, है ना। तो सक्षम अगर न्यायालय नहीं है तो ध्यान में रखेंगे कि दोबारा विचारण हो जाएगा। एक इसके बाद है आपका ये तो सक्षमता हो गई। इसके उदाहरण आप देख लेंगे, उदाहरण भी दे रखे हैं इसमें कुछ। सक्षमता अगर न्यायालय को नहीं है, ड़ा और चा वाले जो उदाहरण है, ड़ा और चा वाले जो अपन ने पढ़ा था, अभी मैंने बताया कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है खा के शरीर से जो है चोरी के लिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर देता है? दोष सिद्ध कर देता। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब जो है वो दोष सिद्धि करने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए दोबारा विचारण हो गया उसका। क्योंकि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब को सक्षमता नहीं थी और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा? चोरी के लिए दोष सिद्ध कर दिया। और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है। तो क्या भाई लूट के लिए विचारण नहीं हो पाएगा? इस उदाहरण को इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इसीलिए कहता हूँ कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब चोरी के लिए दोष सिद्ध कर देते हैं और बाद में पता पड़ता है कि भैया लूट की थी और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब सक्षम नहीं थे। तो क्या लूट के लिए दोबारा विचारण नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब सक्षम नहीं थे, इसीलिए लूट के लिए दोबारा विचारण हो जाएगा, ये कह रहा था। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण आता है। आपने दूसरा उदाहरण लिया था इसका कि भाई किसी व्यक्ति को जो लूटा जाता है उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब उसको क्या करते हैं? दोष सिद्ध करते हैं। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब मान लीजिए उस मामले में जो है सक्षम नहीं थे, तो लूटने के लिए कह रहा है कि फिर क्या डकैती के लिए उसका विचारण नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब सक्षम नहीं थे तो फिर डकैती के लिए दोबारा उन्हीं आरोप, उन्हीं अपराध, उसी जो जो उसके तथ्य हैं उन्हीं तथ्यों पर आरोप लगाकर उसका जो है डकैती के लिए जो है क्या किया जा सकता है? विचारण किया जा सकता है। ठीक है, ये 2 उदाहरण इसी के थे, सक्षमता न होने के। ठीक, अब देखिए इसको पहले मिटा ले, 1 2 पॉइंट और है इसमें। ये अपवाद हो गए, नियम भी हो गया। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मली लोग बस इतना ही से पढ़ लेते हैं
कि बस दोष सिद्धि नहीं होगी। भाई दोष सिद्धि तो नहीं होगी, अपवाद भी तो है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे भी बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अब इसी सेक्शन से अगर पूछा कि भाई कौन कौन से मामले हैं, दोबारा हो सकती है, धारा 300 के तहत भी हो सकती है, तो कहाँ हो सकती है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनाए तो पता होगा तभी तो लगाएंगे, है ना। अपवाद भी है, ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये धारा बिल्कुल होगी होगी ही नहीं, ऐसा नहीं, होगी, उसके भी अपवाद है, तो वो भी चीज आपको जो है इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि मान लीजिए किसी अपराध के लिए जो है विदेश में की गई दोष सिद्धि। अब ये देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं भाई कि भैया दोष सिद्धि जो है विदेश में की गई, विदेश में की गई दोष सिद्धि। मान लो कोई विदेशी न्यायालय है, उसने दोष सिद्धि की थी, कोई व्यक्ति विदेश में कहीं अमेरिका में कहीं जापान में कहीं पे दोष सिद्ध हो चुका था उसी अपराध के लिए, तो क्या भारत के न्यायालय को रोका जाएगा कि भाई वो तो पहले वो उस देश में दोष सिद्ध हो चुका है या दोष मुक्त हो चुका है, दोनों बातें, दोष सिद्ध या दोष मुक्त दोनों ही। दोष अमेरिका में अपराध किया मान लो, या मान लीजिए भारत का कोई अपराध था, वहां के न्यायालय ने दोष सिद्ध किया, दोष मुक्त कर दिया, अपराध ऐसा लिंकेड है किसी भी तरीके से भारत के हुए कि भाई भारत का न्यायालय भी विचारण कर सकता। मान लो एक नागरिक था भारत का, तब भारत का नागरिक न्यायालय भी कर सकता है विचारण, है ना। अब मान लीजिए अमेरिका के न्यायालय से मुक्त हो चुका है या दोष सिद्ध हो चुका है, ये मान लीजिए, तो ये कह रहा है क्या भारत का न्यायालय जो है, भारत के न्यायालय के जो है विचारण करने से जो है अवरोध होगा किसी प्रकार का, कि भाई नहीं विचारण कर सकते। भाई ऐसे मामलों में अवरोध नहीं होगा, भारत के जो न्यायालय हैं ऐसे अपराध करने का कोई अवरोध नहीं हो, भारत के न्यायालय जो है उस अपराध के लिए जो है अवरोध नहीं होगा, सीधा लिख लीजिए, भारत के न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण, अपराध का विचारण अवरोध नहीं होगा, अवरोध नहीं होगा। मतलब यह है कि भारत के न्यायालय को रोकेगा नहीं ये वाला फैसला, किसी विदेशी न्यायालय का फैसला भारतीय न्यायालय को उस अपराध का विचारण करने के लिए नहीं रोकेगा, ये याद रखना है। अगर विदेशी कोई निर्णय है वही वाले हो जिस अपराध का जो है भारत का न्यायालय जो है क्या कर सकता है, विचारण कर सकता है, तो भारत के न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें लिखा है धारा 188 के उपबंध लागू होंगे, यहाँ पे 188 के, ये इसका क्लॉज छठवा कहता है, क्लॉज छठवा कहता है इसमें जो है आपको जो है 188 भी याद रखना है। अब बात आती है कि भैया परिवाद जब किया जाता है या परिवाद का खारिज हो जाता है या अभियुक्त उन्मोचित हो जाता है, दो अवस्थाएं और बची ना अभी, कि मान लो परिवाद खारिज हो जाता है, आपने परिवाद किया, कंप्लेंट किया और न्यायालय ने आपकी कंप्लेंट खारिज कर दी, परिवाद खारिज हो जाता है, ठीक है, परिवाद खारिज हो जाता है, या मान लीजिए जब विचारण होता तो एक शब्द आता उन्मोचन, या उन्मोचन हो जाता है। उन्मोचन कब होता है, जब प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता तब उन्मोचन होता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो परिवाद खारिज, आपने कंप्लेंट किया, न्यायालय ने आपकी कंप्लेंट खारिज कर दी। उन्मोचन, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया न्यायालय को साक्ष्य नहीं मिले और न्यायालय ने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या ऐसे में अभियुक्त का जिसका परिवाद खारिज हो चुका है या फिर जैसी भी स्थिति हो उसका उन्मोचन हो चुका है, ठीक है, तो क्या उसका जिस अपराध के लिए उन्मोचन हुआ है या जिस अपराध के लिए परिवाद खारिज हुआ है या ऐसा कोई अपराध है, मान लो कोई का आपने किसी पे कोई आरोप लगाया, मान लो कि भैया इसने ये अपराध किया और न्यायालय ने आपका आरोप खारिज कर दिया, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ जो आपने आवेदन लगाया था, उसकी शिकायत की थी, वो तो पहले ने आरोप लगाया था वो खारिज हो गया, इसलिए अब मेरे खिलाफ दोबारा मामला नहीं बनेगा, क्योंकि बोले न्यायालय ने खारिज कर दिया था। या मान लीजिए वो यहाँ पे विचारण भी चला उसका, थोड़ा बहुत ऊपर जो है न्यायालय ने देखा प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिला और उसको छोड़ दिया, उन्मोचन कर दिया। अब वो व्यक्ति कह रहा था मेरा पहले उन्मोचन हो गया उस अपराध में, इसीलिए मेरे अपराध में जो है विचारण नहीं हो सकता। तो बताएं क्या दोबारा विचारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे अपराधों में दोबारा इसी अपराध के मामले में विचारण हो सकता है, क्योंकि उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं होता, क्योंकि उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे कि उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं है।
इसीलिए इन अपराधों के लिए उसका विचारण हो सकता है, भले ही पूर्व में आरोप लगाए हों, विचारण हो सकता है, विचारण हो सकता है, ये याद रखना है ये भी। देखिए उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं होता, ठीक है। उन्मोचन का अर्थ ये नहीं होता कि आप दोष मुक्त हो गए हैं, इसीलिए उन्हीं अपराधों के लिए जो है आपका विचारण हो सकता है। इसमें धारा 300 का जो है स्पष्टीकरण जो है आपको याद रखना है, स्पष्टीकरण में देख रखा है ये बात कहाँ दे रखी है, स्पष्टीकरण कर दिया है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, स्पष्टीकरण में ये बात कह दी है, ये बात स्पेशली स्पष्टीकरण में कह दी है। स्पष्टीकरण इसलिए कर दिया है कि भैया कंफ्यूजन ना रहे आपको, आप दोष मुक्त उन्मोचन लिख दें और वो आप कहोगे नहीं साहब नहीं होगा, उन्मोचन हो गया था। भाई उन्मोचन हो जाए तो उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं होता। उन्मोचन तो इसलिए कर दिया जाता है कि अभी तो आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं, तो अभी छोड़ना है आपको, जब कभी आपके खिलाफ साक्ष्य होंगे तो फिर पकड़ लेंगे आप। उन्मोचन का अर्थ तो यही है कि बेवजह परेशान नहीं करे, भैया साक्ष्य नहीं थे तो छोड़ दिए, अगर साक्ष्य होते तो आपके खिलाफ कार्रवाई करते, अब साक्ष्य ही नहीं है तो छोड़ दिया आपको, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है। अब बात आती संविधान की भी बात कर ले भैया, इसमें वो भी बात आएगी आपको भी कौन सा अनुच्छेद के लिए। ये देखिए संविधान से ही चलता है पूरा, जितना लॉ है सब संविधान से चलता है। कैसे चलता है, क्योंकि अनुच्छेद 22 पढ़ते हो आप, इसमें अनुच्छेद 22 संविधान में पढ़ते हो ना, अनुच्छेद 22 का प्रवर्तन ही है ये जो धारा पढ़ रहे हो आप 300, ये अनुच्छेद 22 को ही लागू कराती है ना। अनुच्छेद 22 के ही अकॉर्डिंग है ये धारा, ठीक है। दोहरे दंड से जो है अनुच्छेद 22 का भी सब क्लॉज 2 कि भैया दोबारा हो गया है तो उसके उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। तो ये धारा क्या है, ये धारा उसी का जो है अनुपालन करती है, अनुच्छेद 22 का, ठीक है। मोटे रूप में याद रखना कि अनुच्छेद 22 का जो है अनुपालन करती है। अनुच्छेद 22 क्या कहती है आपको, दोहरे विचारण से संरक्षण देती है, दोहरे दंड से संरक्षण देती है, मतलब एक बार विचारण हो गया तो दोबारा नहीं होगा, एक बार दोष सिद्धि हो गई तो दोबारा नहीं होगी, है ना। तो ये उसी के बारे में कहता है, जिसका विचारण किया गया हो, दोष सिद्ध किया गया हो और दंडाधिष्ट किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है दोबारा विचारण नहीं होगा। बस इस, एक मिनट, हाँ 20, सॉरी, अनुच्छेद 20(2), हाँ तो ठीक है 20(2) कर लीजिए, 20 कर लीजिए, ध्यान नहीं रहोगा, 20 कर लीजिए, उससे कोई ध्यान नहीं, ठीक है 20 कर लीजिए, अनुच्छेद 20 देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है अनुच्छेद, आप देख लेना मिला लेना, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या कहते हैं, सेक्शन 300, ठीक, सेक्शन 300, और अनुच्छेद आप मिला लेना कि 20 है कि 22 है, ये आप मिला लेना उसको, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार देख के मिला लेना। अभी फिलहाल मुझे कंफ्यूज ध्यान ही नहीं 20 है कि 22 है, तो दोनों देख लेना कौन सा है इसके अलावा, ठीक है। अब देखिए, अब धारा है जो आपकी वो कहती है 301, लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी, सेक्शन जो है 301, ये क्या कह रहा है भाई, लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। हाजिरी, लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी, उपस्थिति। देखिए, और लोक अभियोजकों के बारे में बात कर लें कि भाई जो लोक अभियोजक होते हैं, जो लोक अभियोजक होते हैं किसी मामले के, जो भार साधक लोक अभियोजक हैं या सहायक लोक अभियोजक, दोनों बातें हैं, लोक अभियोजक या साधक, भार साधक, लोक अभियोजक,
ठीक है, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, ठीक है, दोनों की बात करें। ये कह रहा है कि भाई जब न्यायालय में जो उपस्थित होते हैं किसी मामले को लेकर के, अगर किसी मामले को लेकर के, तो लेना लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती। सीधा याद रखें, लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती, लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती। अब आप कैसे समझोगे इस चीज को? ऐसे समझिए कि मान लो आप वकील हो, अभी लोग कभी जो भूल जाओ, आप वकील हो। आप जब आप किसी पक्षकार की तरफ से मुकदमा लड़ते हो तो आप क्या करवाते हो? उससे एक वकालतनामा करवाते हो। वो क्या है? वो एक लिखित प्राधिकार है। फिर आप उसको न्यायालय में लगाते हो। फिर न्यायालय जो है आपको उनकी तरफ से जो है क्या करता है? वकील नियुक्त करता है, और फिर आप उस मामले में आगे क्या करते हो? पैरवी करते हो। तो मतलब आपको एक लिखित प्राधिकार देना होता है। चूंकि ये सरकारी अधिकारी कह लो, ये उसी काम के लिए नियुक्त किए गए हैं कि भाई ये जो है पक्षकारों, जो सरकार की तरफ से जो मामले आते हैं उनका जो पैरवी करते हैं। तो इसीलिए ये कह रहा है कि इन लोगों को बार बार लिखित प्राधिकार देने की जरूरत। जो मामले सरकार की तरफ से आते हैं तो उनमें ये जरूरी नहीं कि अपना वकालतनामा लगाते फिरे या कोई अन्य दस्तावेज बनाया हो सरकार ने तो ये लगाएं पहले, फिर न्यायालय अनुमति, क्योंकि ये नियुक्ति इसी काम के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब ये न्यायालय में पैरवी करते हैं तो इनको अपनी तरफ से कोई लिखित प्राधिकार देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी नियुक्त ही माने जाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इन लोगों को जो है, आप लोग अभियोजक बन जाओगे तो आप बार बार वकालतनामा लगाते थोड़ी ना फिरोगे। आप तो नियुक्त हो उस काम के लिए, जब आप ऑलरेडी नियुक्त कर रखा है सरकार ने उस काम के लिए, तो आपको कोई लिखित प्राधिकार देने की आवश्यकता नहीं है जब न्यायालय में आप पैरवी करते हो तो। ठीक है, यही कह रहा है। अब प्राइवेट प्लीडर की बात आती है कि अगर कोई प्राइवेट प्लीडर है, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा संचालित मामले में यदि कोई व्यक्ति अभियोजन के लिए प्राइवेट प्लीडर नियुक्त करता है या नियोजित करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लगा कि भाई ये सरकारी वकील जी ढंग से काम नहीं करेंगे, हम तो अपना बोले प्राइवेट वकील करेंगे। प्राइवेट प्लीडर, प्राइवेट प्लीडर कह लो, वकील कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, आपने प्राइवेट प्लीडर और रख लिया कि नहीं साहब हम तो वकील भी करेंगे भाई। हालांकि कोई अपराध होता है तो लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक ही लड़ते हैं, ये तो आप जानते हो। राज्य के विरुद्ध अपराध है तो सरकार की तरफ से ये लड़ते हैं। लेकिन भैया आपको लगता नहीं हम तो अपना वकील, तो ये आपका राइट है, रख सकते हो, कोई रोक नहीं है उस पर। आप प्राइवेट वकील भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप प्राइवेट वकील कर लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना चाहते हो कर लीजिए, आपको नहीं भरोसा लोक अभियोजक पर सहायक लोक, इसका मतलब ये नहीं होता कि लोक अभियोजक आउट हो गया मामले से, आउट नहीं होता वो। यही तो यहाँ देखना है कि आपने प्राइवेट वकील रख लिया, आपने कहा कि भैया हम तो प्राइवेट वकील रखना चाहते हैं, भाई वकील सरकारी वकीलों पे भरोसा नहीं, मेरे काम नहीं करते और ना लड़ेंगे ढंग से, तो बोले हमने अपना एक प्राइवेट वकील जो है कर लिया। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक करेगा। अगर ऐसे मामले में आप नियोजित करते भी हो तो अभियोजन का संचालन तो यही करेंगे, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक ही करेंगे मामले का संचालन। मतलब मामला यही लोग देखेंगे, ये किसके अधीन रह के काम करेंगे? ये इनके अधीन रह के काम करेंगे। ठीक है, तो मामले का संचालन तो लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक ही करेगा, भले ही आप प्राइवेट वकील रख लो। प्राइवेट वकील रखने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अगर जो अपराध हुआ है उससे लोक अभियोजक, मतलब आप सहायक लोक अभियोजक बन गए, किसी को भरोसा नहीं है आप पे, उसने अपना प्राइवेट वकील रख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो प्राइवेट वकील पहुंच जाए पैरवी करने लोक अभियोजक के जो है माफिक, तो लोक अभियोजक ही करेगा या सहायक लोक अभियोजक ही करेगा मामले की पैरवी। ठीक है, पैरवी तो कौन करेगा? लोक अभियोजक ही करेगा। प्राइवेट प्लीडर उसके निर्देशाधीन कार्य करेगा। किसके निर्देशाधीन? इसके निर्देशाधीन, निर्देशाधीन कार्य करेगा। मतलब जैसा ये आदेश देगा वैसा काम करेगा जी। अगर ये कहता है कि एक काम करो तुम चले जाओ, जब तुम्हें नियुक्त कर रखा है, तुम अच्छा ठीक है मुझे ठीक लग रहा है तुम कर सकते हो, पैरवी जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसके अधीनस्थ रह के काम करेगा। अगर प्राइवेट वकील आपने रख भी लिया है तो भी वो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जैसी भी स्थिति हो उसके अधीन रह के काम करेगा, यानी ये बॉस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये बॉस है इसका। एक तरीके बॉस तो नहीं है, कुछ समय के लिए हो जाएगा, जब तक उन्हें नियुक्त करा है तो बॉस यही रहेगा। ये आदेश जैसा देगा वैसा ये है आपका प्राइवेट प्लीडर करेगा। जो वकील साहब हैं वो इनके निर्देश के अधीन ही काम करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है,
अब बात आती है भैया कि ऐसा व्यक्ति जो है, तो भाई जब इसके निधि के अधीन काम करेगा तो भाई इसको नियुक्त करने का फायदा क्या हुआ? जब पूरा काम लोक अभियोग को करना है और लोक अभियोग जैसा कहेगा वैसे ही करना है, तो भाई प्राइवेट वकील को पैसा देने का क्या मतलब? क्योंकि काम तो इसको करना है, तो मतलब एक है, मतलब है, इसीलिए लोग नियुक्त करते हैं जो करना चाहते हैं। क्यों? कि जो प्राइवेट जो वो वकील होता है, जो नियुक्त किया जाता है, वह जो है साक्ष्य की जो समाप्ति के बाद लिखित तर्क पेश कर सकता है, वह न्यायालय की अनुमति से। देखो अनुमति तो न्यायालय की लेनी पड़ती, बगैर अनुमति के तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो शब्द तो अपन लिख ही नहीं रहे कि न्यायालय की अनुमति से, सीधा लिख रहे हैं कि साक्ष्य समाप्त होने पर, साक्ष्य समाप्त होने पर लिखित तर्क पेश कर सकता है, ये उसका अधिकार है, लिखित तर्क पेश कर सकता है। इसीलिए लोग नियुक्त करते हैं कि भैया देखेगा ये जो प्राइवेट वकील आपने नियुक्त कर रखा है सही है, इस पर नजर तो रखेगा कि ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई गलती कर रहा है। तो लास्ट में जब पूरे साक्ष्य हो जाएंगे तो ये लिखित रूप में जो है तर्क पेश कर सकता है न्यायालय की अनुमति से। अनुमति तो लेनी ही पड़ती है, देखिए बगैर अनुमति के तो काम न्यायालय एक चीज नहीं लेता। तो न्यायालय की अनुमति से जब पूरा साक्ष्य हो जाता है तो जो प्राइवेट प्लीडर आपने नियुक्त कर रखा है जी, न्यायालय में जो है एक लिखित तर्क पेश कर सकता है। अब जब लिखित तर्क पेश करेगा और अगर इसके तर्कों में कुछ मजबूती होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जजमेंट में अंतर आ सकता है, फैसला हो सकता है कि जो विरोध में जा रहा हो वो उनके पक्ष में हो जाए, इसीलिए लोग नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य जो हो जाए, अगर कोई पूछे कि भाई आपसे अगर कोई पूछता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भाई आपने देखा होगा 301 में जो है लोक अभियोग द्वारा मामलों की पैरवी की जाती है, तो क्या कोई प्राइवेट वकील को नियुक्त कर सकता है? आप कहोगे बिल्कुल कर सकता है सर। तो वो कहेंगे तो प्राइवेट वकील नियुक्त करता है तो फिर मामले का संचालन कौन करेगा? सही, मामले का संचालन तो लोक अभियोग ही करेगा या सहायक लोक अभियोग करेगा, जैसी भी स्थिति। तो वो कहेंगे मामले का संचालन करेगा तो फिर जो प्राइवेट लो इसका जो प्राइवेट प्लीडर है इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जब साक्ष्य हो जाते हैं तो उसके बाद जो है लिखित तर्क पेश कर सकता है न्यायालय की अनुमति से। ठीक है, ये अब जब लिखित तर्क पेश करेगा तो कोई ना कोई वजह उसमें उसको कमी लगी होगी वो उठा सकता है, तो ये लिखित में जो है अपने तर्क जो है पेश कर सकता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेक्शन छोटा सा है लेकिन ये चीज आपको याद रखना, ये नहीं याद रहती, ये तो सिंपल रहती लेकिन ये चीज नहीं रहती, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखेंगे आगे। तो प्राइवेट वकील नियुक्त करने का फायदा होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। भाई प्राइवेट वकील क्यों नियुक्त करता है आदमी? नॉर्मली जो अपराध होते हैं सरकार के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, तो उसमें सरकारी वकील एक तरीके से कह लीजिए लोक अभियोग सहायक लोक अभियोग लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन पर भरोसा नहीं है, आप कहते तो नहीं हम अपना वकील करेंगे, तो कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए किया जाता है। अब देखिए 302, 302 कहता है अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। सेक्शन 302 ये क्या कहता है? अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। का संचालन अनुज्ञा, अनुज्ञा मतलब अनुमति। ठीक है, अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा या अनुमति, कुछ भी लिख सकते हैं, अनुमति। ये कह रहा है जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को जिसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग न लिया हो अभियोजन संचालित करने की अनुमति दे सकता है। यही पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहा है कि किसी मामले में जांच या विचारण करने वाला न्यायालय, बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो विचारण करने वाला न्यायालय है, जांच या विचारण करने वाला न्यायालय है, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न, ये याद रखना बस। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न, मतलब इस रैंक से जो है नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी जो है जांच करने वाला अगर या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट है, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को जिसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग ना लिया हो
अभियोजन संचालित करने की अनुमति दे सकता है। तो एक तो रैंक बता दिया, पहली कंडीशन तो कह रही भैया रैंक के किस रैंक का जो है पुलिस वाला होगा जो मामले में संचालन कर सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भैया उस अपराध में क्या नहीं किया जाना चाहिए, उसने उसके द्वारा अन्वेषण नहीं किया जाना चाहिए, उस मामले में जो है अन्वेषण ना किया हो, सीधा लिख लो अन्वेषण, अन्वेषण ना किया हो, किया हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या सामान्यतः तो आप जानते ही हैं, सामान्य नियम तो भैया ये कहता है कि जो है मामलों में जो है संचालन कौन करेगा, यही लोग करते हैं, लोक अभियोग सहायक लोक अभियोजन एक ही ड्यूटी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई लोक अभियोजक उपस्थित नहीं है या सहायक लोक अभियोजक भी उपस्थित नहीं है, तो फिर भाई कौन करेगा भाई। तो फिर ये पुलिस वालों को भी थोड़ी छूट दे रखी है कि भैया ये खुद भी कर सकते हैं, ये खुद भी जाके मामले को न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो शर्तें लगा दी हैं। पहली शर्त ये है कि निरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उसने इन्वेस्टिगेशन में भाग ना लिया हो। ये रेयर ही होता है, पहले बहुत होता था, अब कम होता है, क्योंकि अब लोक अभियोग सहायक लोक अभियोग बहुत हो गए, पहले नहीं होते थे, पहले बहुत कमी थी। और आज भी मान लो अगर लोक अभियोग सहायक लोक अभियोग का पद खाली है या मान लीजिए वो है ही नहीं उस जगह, तो फिर भाई पुलिस वाले कहाँ जाएंगे, कैसे मामला पेश करेंगे, क्या मामला ही नहीं पेश कर पाएंगे, तो भाई पेश तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो है प्रोविजन कर रखा है ना। अब व्यवहारिकता में प्रैक्टिकली ये होता है, अब इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते पुलिस वाले, देखिए इस पर न्यायालय का कंट्रोल रहता है। व्यवहारिकता में पुलिस वाले जानते कि भाई हम भी कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है, व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो कई बार ये होता है कि पुलिस वालों का किसी लोक अभियोग सहायक लोक अभियोग से नहीं पटती, वो उन्होंने कहा कि भैया तुमको हमको नहीं आना तुम्हारे पास, हम तो डायरेक्ट क्या पेश नहीं कर सकते, चले जाते न्यायालय में पेश करे आते हैं। न्यायालय में पेश करने पहुंच गए तो न्यायालय फटकार लगाता है कि भैया आपका एडीपीओ कहाँ है, आपका लोक अभियोग कहाँ है, सहायक लोक अभियोग कहाँ है, उनको भेजिए, आप क्यों आ गए, उनको राइट है उनको भेजिए। तो न्यायालय उसमें अपने आप ही कर लेता है, तो न्यायालय इनसे लेता नहीं है नॉर्मली। हाँ ये कारण बताते हैं कि श्रीमान महोदय वो है ही नहीं है और 10 दिन की छुट्टी पे गए, कोई दूसरा लोक अभियोग है नहीं है, तो क्या करें, तो फिर वो न्यायालय ले लेता है। तो यहाँ न्यायालय इन पर कंट्रोल लगा रहता है, नहीं तो ये तो अपनी मर्जी से पेश कर दे, या आपको भी लोक अभियोग एडीपीओ वगैरह को भी नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, उनको राइट है, वो पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, व्यवहारिकता में इनकी चलती नहीं है, पुलिस वालों का लेते ही नहीं है न्यायालय, हमारे यहाँ तो नहीं लेते, और भी जगह नहीं लेते होंगे, सभी जगह नहीं लेते। वो पहले यही कहते हैं कि भैया कहाँ है आपके एटीपीओ, कोई पेश करेंगे, आप क्यों आ गए, फटकार लगा देते, तो ये डायरेक्ट जाते नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि डायरेक्ट पेश करते। हाँ अपवाद स्वरूप जा सकते हैं कि भैया अब जब है ही नहीं सहायक लोक अभियोग तो फिर ये जा सकते हैं, लेकिन रैंक उसमें होना चाहिए निरीक्षक रैंक की, और उस मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। ये दो शर्तें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कौन सा देख रहे थे अपन, 300, हाँ अभी अनुमति देख रहे थे, 302 देख रहे थे, ठीक है। बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब 303 देखिए, सेक्शन 303, सेक्शन 303 कहता है प्रतिरक्षा का अधिकार, डिफेंस का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। इसमें प्रतिरक्षा का अधिकार बताए, किसका प्रतिरक्षा का अधिकार बताए, इसमें लिखा है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा का अधिकार। ये कह रहा है कि भैया जो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, क्या वो अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या याद रखना है, तो वो अपने पसंद के प्लीडर से अपनी प्रतिरक्षा का करने का अधिकारी होगा, पसंद का प्लीडर, पसंद का प्लीडर, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, अगर उसे लगता है कि भी मुझे अपना वकील करना चाहिए, जिस वकील को करना चाहे वो उस वकील को कर सकता है अपने डिफेंस में, अपने डिफेंस में किसी भी वकील को वो जो है अपनी प्रतिरक्षा के लिए खड़ा कर सकता है, ये उसका राइट, याद रखना। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए 304, सेक्शन 304, देखिए 304 क्या कहता है,
304 कहता है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, तो सीधा याद रख लीजिए राज्य द्वारा विधिक सहायता। 304 क्या है? राज्य द्वारा विधिक सहायता, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राज्य सरकार आपको विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। कब कराएगी भाई? कोई कंडीशन होगी वहां कराएगी। पहला तो ये कह रहा है कि भाई सेशन न्यायालय के समक्ष अगर विचारण हो रहा है किसी अभियुक्त का, अलग अलग बातें कही हैं इसमें कि अगर सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण हो रहा है, कहाँ विचारण हो रहा है? सेशन, पहले सेशन ही की बात कही है इसमें कि अगर सेशन न्यायालय के समक्ष किसी का विचारण हो रहा है किसी अभियुक्त का, और अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया गया है, मतलब उसकी तरफ से कोई वकील ही नहीं है, सेशन न्यायालय में विचारण चला या कह लो सेशन ट्रायल चल रहा है, और जो अभियुक्त है उसकी तरफ से डिफेंस के रूप में कोई है ही नहीं, मतलब अकेला है बेचारा, ठीक है। और न्यायालय को ये लगता है कि भैया इसके पास जो है प्लीडर या वकील नियुक्त करने के लिए जो पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है, ठीक है। तो तब न्यायालय क्या करेगा? तब न्यायालय राज्य के व्यय पर जो है सिर्फ प्लीडर उपलब्ध कराएगा। कौन उपलब्ध कराएगा? न्यायालय, राज्य के व्यय पर, राज्य के व्यय पर, ठीक है। मतलब खर्चा सरकार उठाएगी। वो कह रहा है भैया आपको वकील करने का पैसा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, गरीब हो, अभियुक्त हो, लेकिन क्योंकि भैया बचाव नहीं हुआ तब तक सक्षम जो है क्या कहते हैं न्यायालय, न्याय कैसे हो पाएगा? एक पक्ष कार्रवाई नहीं हो जाएगी, वो अपना डिफेंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीगली रूप से हर आदमी सक्षम तो होता नहीं है, हर किसी को विधि का नॉलेज तो होता नहीं है ना। इसीलिए अब जो अभियुक्त है, सेशन ट्रायल चल रहा था, सेशन न्यायाधीश के समक्ष देखा सेशन न्यायालय के भैया आपकी तरफ से कौन वकील है? वो कह रहा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बोले पैसे ही नहीं है। तो वो कहता है चिंता मत करो, हम करा देते हैं व्यवस्था, हम व्यवस्था करा देते हैं, और जो इसका जो खर्चा होगा वो हम खुद उठाएंगे, यानी हम उठाएंगे का मतलब होता है सरकार उठाएगी, ठीक है, हम इसका खर्चा उठाएंगे। वो कहता है ठीक है करवा दीजिए, मैं करवा दिया। तो वही बात कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति पे जो है नहीं है खर्चा, तो राज्य के व्यय पे जो है उसका विचारण के लिए जो है खर्चे पे जो है वकील उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक। अब दूसरा कहता है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन प्रतीक्षा के लिए प्लीडरों के चयन का ढंग। अब ये कह रहा है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य के अनुमोदन से। अब भैया राज्य का अनुमोदन तो लेना ही पड़ेगा, खर्चा करने वाला तो यही है ना। राज्य के अनुमोदन से हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। भैया राज्य से अनुमोदन तो लेना पड़ेगा, भैया हाई कोर्ट अपने आप में डिसाइड कर ले कि नहीं हम ये पैनल बना दे, खर्चा कौन देगा? हाई कोर्ट देगा क्या? सरकार देगी ना। तो इसीलिए अनुमोदन तो सरकार का जरूरी है। सरकार से पहले हामी तो भरा लो कि भाई पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तब व्यवस्था करें हम। तो सरकार कह देती ठीक है हम पैसा दे देंगे, आप व्यवस्था कर लो, पैनल बना लो वकीलों का, कौन कौन से वकील है। तो उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन का तरीका बना सकता है। कौन बनाएगा? हाईकोर्ट। कि भाई कैसे चयन किया जाएगा, इनका चयन का तरीका, ठीक है, कि भैया किस तरीके से चुने जाएंगे, कितने अनुभव वालों को चुना जाएगा, किन किन को चुना जाएगा, वो सब बना लेते हैं। ऐसे प्लीडरों को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधा, इनकी सुविधाएं भी देखी जाएंगी भाई, कि जब इनको चुना जाएगा तो सही क्या सुविधा देंगे इनको, क्या खर्चा, सुविधा मतलब वही कि खर्चा पानी इनको क्या देंगे, ठीक है, उसके बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेह फीसों का, सुविधा और फीस दोनों एक साथ लिखिए, सुविधा और फीस, ठीक है, जो भी सुविधाएं हैं और फीस है उनके बारे में। तो कुल मिला के हाईकोर्ट इनके बारे में रूल बना सकता है कि भाई कौन से लोगों को चुना जाएगा, इनके क्या खर्चे होंगे और क्या सुविधाएं इनको दी जाएंगी, ठीक है, इसके बारे में हाईकोर्ट नियम बना सकता है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। अब बात, ये तो सेशन की पर्टिकुलर बात हो गई। अब इसमें एक जो है 304 का जो तीसरा क्लॉज और है, 304 का तीसरा क्लॉज, ये क्या कह रहा है? ये क्लॉज ये कह रहा है कि जैसी व्यवस्था ऊपर की गई है वैसी व्यवस्था नीचे के न्यायालय में भी की जा सकती है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा। कौन? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ठीक है। ये कह रहा है जो सेशन न्यायालय में जो व्यवस्था की गई है, मतलब राज्य के व्यय पे अधिवक्ता जो उपलब्ध करा दिया जाता है, वो व्यवस्था निचले न्यायालयों में भी की जा सकती है, और वो राज्य सरकार की जो अधिसूचना निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके बाद में जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें भी ये व्यवस्था की जा सकती है कि मतलब से फर्स्ट क्लास का कोई मजिस्ट्रेट है, उसके यहाँ कोई विचारण, कोई अभियुक्त आता है वो अपना नहीं कर पा रहा, तो फिर वहां भी करा जा सकता है अगर राज्य सरकार
अब ये राज्य सरकार पे इसलिए छोड़ा है कि भाई राज्य सरकार खर्चा तो राज्य सरकार उठाएगी, कोई वकील रखोगे या सरकार के व्यय पे कराएंगे तो उसका खर्चा तो सरकार को ही देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कह रखा है कि भाई राज्य सरकार निकाल दे, अगर राज्य सरकार की क्षमता हो तो निचले न्यायालय में भी कर दीजिए व्यवस्था, सेशन में तो है व्यवस्था, लेकिन निचले न्यायालय में अगर राज्य सरकार करना चाहे तो कर सकती है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, है ना। तो राज्यों पे छोड़ दिया है, तो निचले में भी है, नॉर्मली सभी जगह है अभी, है ना। तो क्योंकि मोस्टली अधिकतर तो लोग कर ही लेते हैं, बहुत कम रेयर ही मामले आते हैं जहाँ किसी को जो है कोई गरीब होता है, बहुत ही रेयर मामले होते हैं, इसलिए ज्यादा सरकार पे बोझ नहीं पड़ता इन चीजों से, है ना। तो इसलिए इसमें व्यवस्था है सभी नीचे है, तो ये इसमें प्रोविजन किया गया है कि राज्य सरकार जो चाहे तो निचले न्यायालयों में भी ऐसी व्यवस्था जो है कर सकती है। ठीक, अब देखिए ये और देख लीजिए 305, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। निगम, ये कह रहा है कि भाई ऐसी प्रक्रिया जब जो है निगम वगैरह जो है 306 में, 306 में क्या कह रहा है, प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्री की सोसाइटी अभियुक्त है, ये निगमों के बारे में कह रहा है कि अभियुक्त है, निगम है आपका, है ना, या कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था हो सकती है, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो सकती है, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, एक मिनट, सोसाइटी है रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है कोई, ठीक है, रजिस्ट्री की सोसाइटी है, निगम है, इनके बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन सा है 305। अब क्या होता है कि जब कोई सोसाइटी होती है या कोई निगम होता है, तो भाई निगम या सोसाइटी बड़ी चीज है, संस्थाएं एक तरीके से, तो भाई ये इनकी तरफ से जो है कौन करेगा, मतलब जांच हो रही है, मान लो न्यायालय में कोई विचारण चल रहा है, तो अगर इसमें अभियुक्त कौन को बनाया, इन्हीं को बनाया, तो जो भाई अभियुक्त है तो इनकी तरफ से जो है इनका प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया जा सकता है, प्रतिनिधि इनकी तरफ से, इन संस्थाओं की तरफ से, रजिस्ट्री की सोसाइटियों की तरफ से ये अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, जो इनके तरफ से मान लो अभियुक्त है, ये जो सील सिक्के लगा के जो है मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा मतलब उसको ऑथराइज्ड करके, मुद्रा का मतलब है उसको ऑथराइज्ड करके, ठीक है, उसको ऑथराइज्ड कर देंगे जी अपने प्रतिनिधि को, और जब ऑथराइज्ड कर देंगे तो वही प्रतिनिधि जो है इस संस्था वगैरह की तरफ से अपना पक्ष रखता रहेगा, मतलब ये जो प्रतिनिधि पक्ष रखेगा ये माना जाएगा कि वो संस्था जो है अपना पक्ष रख रही है, तो इस तरीके से पक्ष जो है रखा जा सकता है प्रतिनिधि के माध्यम से। बस इतना एक शब्द याद रखना कि प्रतिनिधि के माध्यम से ये जो है लोग अपना जो है पक्ष रखेंगे जब इनको अभियुक्त बनाया जाता है। मान लो कोई निगम अभियुक्त है तो वो निगम अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा, उसे प्राधिकार दे देगा, और वो प्रतिनिधि जो है न्यायालय में अपनी बात रखेगा इस निगम की तरफ से। ठीक, एक चीज और आ रही है कि निगम के प्रतिनिधि को गिरफ्तारी और निरुद्ध की सेवाएं अभियुक्त के समान समझा जाएगा। ये कह रहा है कि जो निगम का प्रतिनिधि है उसको गिरफ्तारी और निरुद्ध की सेवाएं, मतलब गिरफ्तारी और निरुद्ध को छोड़ के बाकी जैसा अभियुक्त से बर्ताव किया जाता है वैसे ही इनके संग किया जाएगा, इनको भी अभियुक्त ही समझा जाएगा। गिरफ्तारी और निरुद्ध की सेवाएं, अब देखिए कंपनी है, उन पूरी कंपनी तो गिरफ्तार नहीं हुई, मामला चलेगा, उसके बाद जो पेनल्टी बनेगी वो बात अलग है। तो गिरफ्तारी और निरुद्ध को छोड़ के बाकी जो है इससे ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा जैसे कि एक अभियुक्त के साथ किया जाता है, और जो अभियुक्त के जो राइट होते हैं वो सब इसको मिलेंगे, ठीक है, गिरफ्तारी और निरुद्ध को छोड़ के, ठीक है। उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, क्या अपेक्षा की जाएगी कि भैया हाजिर हो, जैसे अभियुक्त को बुलाता है ना न्यायालय वैसे इसको बुला सकता है प्रतिनिधि को कि भैया आप हाजिर हों, ठीक है। आरोप या साक्ष्य वैसे ही पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा जैसे अभियुक्त को सुनाया जाता है, जो प्रतिनिधि है निगम का इनको भी वैसे ही क्या करा जाएगा, आरोप पढ़ के, पहले तो इनको बुलाया जा सकता है न्यायालय द्वारा, इनसे जो है आरोप वैसे ही इनको पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है जैसे अभियुक्त को। अब गिरफ्तारी नहीं होगी, भी प्रतिनिधि है इसकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी। अब जो सोसाइटी वगैरह है, ये निगम वगैरह है, तो इन पे जो पेनल्टी लगेगी वो तो सोसाइटी पे लगेगी, नहीं इसको थोड़ी ना उठा के डाल दो कि नहीं ये प्रतिनिधि इसी को जेल में डाल दो, इसको नहीं जेल, ये तो पक्ष रख रहा है उनकी तरफ से। तो जो भी प्रतिनिधि है उसको वैसे ही समन किया जाएगा, वैसे ही सुनाया जाएगा और वैसे ही सुना जाएगा जैसे एक अभियुक्त को सुना जाता है, और जब ये अपनी तरफ से कथन करेगा तो ऐसे ही माना जाएगा कि ये सोसाइटी की तरफ से जो है अपने कथन वगैरह कर रहा है, ठीक है। अब बाकी के जो सेक्शन है, सॉरी 200
सॉरी 206 लिख दिया मैंने, 205 है ये सेक्शन, 206 से तो कल पढ़ना है। 205 है ये सेक्शन प्रक्रिया निगम और सोसाइटी जो है रजिस्ट्री, 205 है ये सेक्शन निगम, और 206 से लेके जो है आगे के सेक्शन जो है अपन कल देखेंगे। 206 से लेके जो है आगे के सेक्शन कल देखे जाएंगे। सॉरी 200 नहीं 300, गड़बड़ होगी, 306, ये 305 है और 306, 306 से देखेंगे, 200 नहीं 306, 305 ये है, और आगे 306 से देखेंगे। 306 से अपराधी को क्षमादान, ये एक से सेक्शन है, ठीक है। 306 हो गया आपका, 307 हो गया, है ना। 306 से लेके 308 तक लगभग एक से है, इसीलिए इसको एक कल ही देखेंगे, ठीक है, इनको कल देखा जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, जो उतना है इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, इनको ठीक से समझ के पढ़ लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे।